अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका जाया कर दिया डायलॉग्स का, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है। देखिए, ईरान ने सीज फायर की हद तक, यानी जब तक सीज फायर का टाइम है तब तक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा का टाइम में पड़ गया। दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की, एक उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ तो ईरान ने खोल दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ है वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज मैदान जंग में नहीं हारा, उसे मुज़ाकरात में कैसे हार दे। आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया, वो 3 दिन ईरान के दौरे पर रहे, वहां उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, ईरान को वो एक लाइन तक ले आए कि जनाब इन चीजों के ऊपर हमारा एतमाद हो गया है और इन बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के ऊपर ईरानी एतमाद करें। तो आसिम मुनीर साहब ने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए होंगे, बहुत सारी चीजें उनके साथ डिस्कस की होंगी, बहुत सारी कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ करके कोई अमन का रास्ता निकला है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर से ब्लॉकेज लगाऊंगा, ईरान ने कहा ठीक है तुम लगा लो बाहर से ब्लॉकेज, हम अंदर से आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट पड़ा हुआ सबके सामने। दोबारा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया, जो अफसोसनाक है, जो नहीं होना चाहिए था। ये देख लें आप, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के ऐलान के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी खत्म ना करने के बयान पर ईरान ने दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड ने दर्ज झेल बयान जारी किया है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अपनी साबका हालत पर वापस आ गया है, जो मुसल्लह अफवाज की सख्त निगरानी और कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद वहां पे जहाज तितर बितर हो रहे थे, यानी ये कंफ्यूजन फैल गया, अब जाना किधर को है। जो जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरे थे वो वापस मुड़ गए, जो इधर निकल गए थे वो इधर निकल गए, और एक खलबली मच गई जहाजों के अंदर कि ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया है और ये मेरी एक जंगी फतह है, जो मेज के ऊपर एक कामयाबी मिली थी, और ये पाकिस्तान की इसमें बड़ी मेहनत थी। जो कामयाबी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी टेबल के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़के मार के जाया कर दी। और लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरी एक अजीबोगरीब बात कर दी, और ये बात करके मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार दिया कि यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। ईरान ने कहा हमारे लिए यूरेनियम उतनी ही मुकद्दस है जितनी हमारी सरजमीन, तो हम तो नहीं दे रहे। अब इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद अगर ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देता है तो ये ईरान को थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। यानी जितनी उन्होंने पोजीशन ले ली है, इस पोजीशन से पीछे हटना एक ऐसे मुल्क के लिए जिन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी हो, वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि ईरान कोई ऐसी निगरानी में दे देता यूरेनियम कि वो ईरान के अंदर ही मौजूद रहती और उसकी निगरानी होती रहती, और जो बाकी साइंटिस्ट हैं या IAEA का इदारा है, उसके मैकेनिज्म के तहत यूरेनियम के ऊपर नजर रखने का एक पूरा प्रोसीजर बन जाता। तो ये तो हो सकता था, इसका कोई ना कोई हल माजी में भी यही हो रहा था, ये आइंदा भी हो सकता था, और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी कामयाबी भी करार दे सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गलती ये की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ये यूरेनियम तो मैं लेकर आऊंगा अमेरिका में, और ये भी कह दिया कि ईरान इसके ऊपर राजी हो गया है, और बीच में $20 अरब की एक बात भी आ गई। तो अब ये कह के डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस गए, क्योंकि अब यूरेनियम अमेरिका में नहीं आती तो अमेरिकन उसको एक नाकामी समझेंगे, और यूरेनियम का डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाजिर होना ये एक वॉर ट्रॉफी है जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहेगा। अभी एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि अगर ये यूरेनियम इस तरीके से नहीं आएगी तो फिर बहुत बुरे तरीके से आएगी, लेकिन हमारे पास आएगी। अब एक और सख्त स्टेटमेंट दे दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को ज्यादा लोग सीरियस लेते नहीं है, लेकिन ट्रंप ने एक और धमकी लगाई है कि शायद मैं जंगबंदी में तौसी ना करूं, चुनाचा आपके पास नाकाबंदी है और बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा जी हम दोबारा बम गिराएंगे। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। ये जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई है, नए सुप्रीम लीडर ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान की बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देगी। ईरानी फौज दीगर मुसल्लह फौज के रुफका के शाना बशाना खड़ी है और 2 बड़ी फौजों से लड़ रही है। ईरानी फौज ने इनकी कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फौज बहादुरी से अपनी जमीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। अब ये अपना दिफा करने के लिए खड़े हैं कि जनाब हम अपना दिफा करेंगे,
हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और वो जो है वो इनको हराने पे मजे दें कि जनाब आप हार तस्लीम करें और वॉर ट्रॉफी हमारे हवाले करें। अब इस लड़ाई में नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, भाग दौड़ भी की, सऊदी अरब गए, तुर्की गए, मुख्तलिफ जगहों पे कतर गए। पाकिस्तान के वजीर आजम फील्ड मार्शल ने ईरान का दौरा किया उस वक्त जब लड़ाई चल रही है, अभी तो जंगबंदी है फिलहाल, और कोशिश की कि कुछ ना कुछ टेबल के ऊपर हासिल किया जाए। तो जो कुछ बार्गेन करके, मना के, को तरला मिन्नत, को प्यार मोहब्बत, जो कुछ करके भी सिचुएशन उनके सामने रख के हासिल करने की कोशिश की गई, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हठधर्मी से ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर जाया कर दिया। पाकिस्तान की ना आप एक सिचुएशन को जरा समझें, इससे पहले कि आप तनकीद करें ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर, आप एक सिचुएशन को समझें। हमारी मजबूरियां हैं, हम सालिस जरूर हैं, लेकिन हमारा दोनों फ्री कैंप पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे आप बताएं ना, अगर आज अमेरिका अटैक शुरू कर देता है तो पाकिस्तान क्या अमेरिका को रोक सकता है? आज इसराइल अटैक शुरू कर देता है तो क्या पाकिस्तान इसराइल को रोक सकता है? आज अगर ईरान वापस अमेरिका को जवाब देना शुरू कर देता है, या वो हमला कर देता है, या कोई बड़ा कदम उठा लेता है, तो क्या हम ईरान को रोक सकते हैं? हमारी सिचुएशन जो है वो एक ऐसे फरीक की है जो दोनों को सहूलतकारी दे सकता है। हम दोनों को ये कह सकते हैं जनाब आप बैठ जाएं, हम दोनों को बिठा सकते हैं, नतीजे पर उन्होंने खुद ही पहुंचना है। और इस वक्त दोनों को जो है वो फेस सेविंग की जरूरत है, खासतौर पे अमेरिका को। अब अमेरिका जिस तरह की फेस सेविंग चाहता है, या डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह की फेस सेविंग चाहिए, वो अगर ईरान देता है तो ईरान के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद करवाया, उन्होंने अपना आर्मी चीफ, उन्होंने अपने बहुत सारे साइंटिस्ट, उन्होंने अपने बहुत सारे सियासतदान, अली लारजानी आपके सामने कितना मकबूल आदमी था ईरान के अंदर, ये सारे उन्होंने शहीद करवाए। और उनके वहां पे छोटी छोटी मिनाब स्कूल की बच्चियां शहीद हुई इस लड़ाई में, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ये होना चाहिए था, ये तरीका कार है ना, फंसाना आपने उनको ऐसे फंसाए। तरीका होता है आप कहें जी मैं अभी होकर आया हूं, ये देखें मेरी हालत, ये मेरे हाथ में आप कानूनी कागज चेक करें, ये अदालत का हुक्म है, मैं अभी जेल से आ रहा हूं, इमरान खान से मिलने गया था, अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत के हुक्म को उन्होंने जूतों के नोक के ऊपर रखा, मेरी उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, बताएं मैं किधर जाऊं? आप यहां पे जेल की इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वहां एक मुलाकात नहीं करवा रहे, और ये वजीर आला सामने बैठी हुई है आपके। तो सुहेल अफरीदी को अगर मैनेज करना था ना, तो इस तरीके से एक्सपोज कर देते। नादरीन, आजकल ना ऐसा लगता है कि हुकूमत को सिंध तास मुआहदे के बारे में अभी अभी पता चला है, शायद पहले इन्हें पता नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ना कोई गेम खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की एक कोशिश कर रहे हैं। सिंध तास मुआहदे की हसासियत का ऐसा लगता है इन्हें आज से पहले पता ही नहीं था, हालांकि हम कई महीनों से बता रहे हैं कि इंडिया आपके पानी पर कब्जा कर रहा है। भारत ने जब सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का बयान दिया था, जब ऐलान किया था, तो ये खामोश थे। जब उन्होंने पानी पर कब्जे का काम शुरू किया, ये खामोश थे। वो डिजाइन बनाते रहे, ये खामोश थे। वो कब्जा करना शुरू हो गए, ये खामोश थे। अब उसके ऊपर तेजी से काम जारी है और काम मुकम्मल करने की तरफ वो जा रहे हैं, तो इन्होंने रोला डाल दिया। इन्होंने रोला डाला तो क्या इनकी नीयत है पाकिस्तान में जो पानी का मसला उसको हल करने की? तो जो मौजूदा बजट आया ना पाकिस्तान में, इस वक्त जो बजट आया, वो बजट बताता है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कितनी नीयत है पानी के मामलात पे, या पानी की जो किल्लत पैदा होने जा रही है उसको ठीक करने पे कितनी इनकी नीयत है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध तास मुआहदे का नाम जो है ना, अपनी मशहूरी के लिए ले रहे हैं। ये सिर्फ इस मुआहदे का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये कोई नया एडवेंचर करके कोई तवज्जो हटाओ पॉलिसी करना चाहते हैं। सीरियस नहीं है ये। अगर ये सीरियस होते ना, तो मौजूदा बजट में पानी के सेक्टर में जो फंड है ना पाकिस्तान के बजट में, उनमें 27% मजीद कटौती कर दी गई है, यानी बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया। जितने पुराने आबी मंसूबे हैं उनको फंड्स की फराहमी बहुत हद तक बंद है, और कोई एक भी नया मंसूबा पानी की बचत के हवाले से इस हुकूमत ने मुतारिफ नहीं करवाया। अच्छा, हुकूमती इदारों ने जो डिमांड की थी पैसे की, उससे भी 42.5% कम रकम मुख्तस की गई है। मारीन का कहना है कि कम से कम 500 अरब हर साल इस मसले पे पाकिस्तान को खर्च करना चाहिए, जबकि इन्होंने बजट में रखा है 103 अरब, यानी लगभग 20% पैसा रखा है, और 80% पैसा इसमें कम रखा है। अगर इसी तरह से ये फंड देते रहे ना, और यही सिलसिला चलता रहा, तो याद रखिएगा माहिरीन के मुताबिक भाषा डैम 46 साल में, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 65 साल में, और कच्ची केनाल अगले 100 साल के बाद या 1 सदी के बाद जाकर बनेगी। यह है नादरीन इनकी संजीदगी। कहानियां आप इनकी सुन लें, जितनी मर्जी आप इनकी कहानियां सुन लें। नादरीन, एक और किस्सा आया, साबिर शाकिर साहब ने यह खबर दी है, खबर यह भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं। ये मलका आलिया पंजाब की, साबिर शाकिर साहब कहते हैं, तो वो आप जानते हैं कौन है मलका आलिया, टिकटॉकर कौन है।
उन्होंने कहा जी उसके फ्लीट के अंदर एक गाड़ी थी बुलेट प्रूफ BMW 2016 मॉडल, गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है रिंग रोड पे, ड्राइवर गाड़ी से कूद गया, बाहर निकल गया, गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी इनके अब्बा जी को बहुत पसंद थी, उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ी चाहिए बुलेट प्रूफ BMW। तो जनाब जो एस नवाज मोटर्स है उनको कहा गया कि दूसरी गाड़ी दो अब हमें। उन्होंने कहा जी हमारा तो कसूर ही नहीं है, हम क्यों दे आपको दूसरी गाड़ी। तो फिर फौरी तौर पे 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए और फिर फेंटा भी लगाया गया, बल्कि इसके अंदर वो बता रहे हैं कि 2 बंदे भी उठा लिए गए। अब वो जो बंदे हैं ना उनके वालिदैन अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। वो बेचारे मीडिया वालों से कह रहे हैं कि हमारे बंदे रिहा करवाए जाए और सहाफ़ियों से कह रहे हैं मदद की अपील है आपसे, मेहरबानी करें, ये बहुत ताकतवर ख़ानदान है, हम किधर फंस गए। ये है नादरीन सूरत हाल। देखिए मरियम नवाज का वो जो जुमला था ना वो तो मैंने सुन लिया था, आपको भी सुनवा दिया था, खरीदा है भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उस जुमले से भी ज्यादा खौफनाक एक और चीज थी उस वक्त, वो मैंने पहले तवज्जो नहीं दी, मैंने बाद में सुना तो मुझे आइडिया हुआ। देखिए ये जो जुमला था ना ये एक औरत का जुमला था, वो जाती तौर पे शरीफ खानदान के इतनी करीब है, उनको लोग कहते हैं कि वो मुलाजमा है मरियम नवाज की, मुलाजमा लोग उन्हें कहते हैं कि वो नौकरानी है मरियम की, और लोग ये कहते हैं कि वो बहुत खादमाओं की तरह कभी बैग उठा लिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, बहुत खिदमत गुजार है, तो वो कुछ भी करे तो जायज़ है, समझ आती है। लेकिन जब उसने कहा ना कि जहाज की बात करते हैं, खरीदा है भाई, उसके बाद जो कह के लगे ना हॉल में, पाकिस्तान के गरीबों का कैसा मजाक उड़ाया इन सब ने मिलकर। ये फार्म 47 के ऊपर जो जाली लोग मुसल्लत किए गए, ये इस काबिल समझते हैं कौम को। खरीदा है भाई जहाज, उसके बाद सारे हंस रहे थे, कह लगा रहे थे। तो ये जो कह थे ना, इन्होंने मेरे ख्याल में असल काम इन्होंने किया है, और ये असल तस्वीर है इस जमात की कि इनको बिल्कुल परवाह नहीं है पाकिस्तानियों की। नादरीन जो वकील जिसने मारंग बलोच साहिबा के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्चुअली तो मारंग बलोच की तरफ से पेश हुए थे वो, बाकी वकला ने मना कर दिया था, जबकि मारंग बलोच ने कहा था जी कि मैं कोई वकील नहीं करना चाहती। तो सरकार ने फिर आपको पता है कि अपनी तरफ से एक वकील फराम किया ताकि मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा दी जा सके। तो वकील सैयद इकबाल शाह एडवोकेट ये पेश हो गए थे। अब इन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल खुजदार तैनात कर दिया गया है, 3 लाख से जायद इन्हें अलाउंस मिलेगा। तो एक तो मेहरबानी होगी इनके ऊपर, दूसरा मुझे कोई दोस्त वहां पे ये कह रहे थे कि शायद इनको मुस्तकबिल में कोई जज वज भी बना दिया जाए। अच्छा जी, केसों के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया, और पिछले हफ्ते ये केस खत्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सजा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था, वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस खत्म ही नहीं किया। इसके बाद मजीद गवाह आए, जो इमरान खान ने MS ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, ये इमरान खान के 2 और गवाह उन्होंने पेश किए। उन्होंने भी आकर कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की वो भी मुकम्मल थी, ये सारे गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। असल में केस खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जज साहब केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गवाहियां चल रही हैं। जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में ये केस खत्म हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की कन्विक्शन खत्म हो जाएगी। इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला केस अलकादर का है, जो 10 माह से डोगर साहब नहीं सुन रहे। अब हम जब कोर्ट में गए थे, अब हमें 25 की तारीख मिली है जो जुमेरात बनती है। इस दिन हमारे वकील और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो इस समात को सुन लेंगे। देखें 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सजा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सजा दे देगा तो उसकी मर्जी है। इमरान खान को पहले कौन सी सजाएं ठीक हुई है, हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सजा हुई तो नाइंसाफी होगी, पहले भी होती रही है फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले तोशाखाना में सजा, फिर अलकादर के अंदर जमानत, ये होगा। इमरान खान ने क्रिकेट पे भी एक पैगाम दिया, पूरी कौम बड़ी दुखी है, जितना इंडिया ने जलील करके पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान हालांकि इंडिया पे बड़ा हावी रहता था हमेशा, लेकिन यहां तो ऐसे बच्चों की तरह उन्होंने पाकिस्तान को ट्रीट किया है और मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। इमरान खान को अखबार मिल रही है, ये उन्होंने कहा, वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान इस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा क्रिकेट एक चीज है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को अनस्टेबल कर दिया है मोहसिन नकवी ने,
अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी, पूरा एतमाद थी। अब उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है मैच जीतने का, ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, अंपायर जो हो वो राजा सिकंदर सुल्तान, और दूसरी तरफ के अंपायर हो काजी फायद ईसा, और थर्ड अंपायर जो है वो डोगर साहब हो, जो इमरान खान साहब का केस नहीं लगा रहे। ये एक तरीका है कि अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। मोहसिन नकवी क्रिकेट को उसी तरह चला रहा है जैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहा है, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। ये इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग की है दोनों की। जेल के अंदर भी रह के इमरान खान साहब की हिस्से मजा फारग नहीं हो सकी। वो असाबी तौर पे कितने मजबूत हैं यहां से आप अंदाजा लगा लें। वैसे आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जाए ओपनर, एक तरफ कादी फायदीसा खड़ा हो लेग अंपायर, सामने खड़ा हो सिकंदर सुल्तान राजा मेन अंपायर, और जो थर्ड अंपायर है वो बनाया जाए जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले को, तो फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है, वरना पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया, जो इस वक्त हालात है। आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आजाद था, इस वक्त सबसे ज्यादा चैनल्स आए, लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के, पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी, अगर अमरीकी नाराज नहीं होते पाकिस्तान से और यह मुआहदा तय पा जाता है, जो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो नाराज ना हो। शहबाज शरीफ ने यानी सालसी तो अपनी जगह जो पॉलिसी की है इस बीच में कमाल की है। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में जमीन आसमान के कलाबे मिलाए, उनकी तारीफें की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफें की शहबाज शरीफ ने, गेम उठा के रखी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये कामयाबी होती है और एक मुआहदा हो जाता है, चाहे अमेरिका को उसमें कुछ मिल जाए, चाहे ईरान को मिल जाए, तो उसमें 3 चीजें होगी। एक तो पाकिस्तान को आलमी सतह पे कुछ पजीराई मिल जाएगी, नंबर 2 ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौजूदा सरकार से मजीद खुश हो जाएगी, यानी आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से, और अमन आने की वजह से खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, यानी फायदा होगा उन मुल्कों को जो इस खित्ते के अंदर मौजूद है। तो ये 2-3 चीजें पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत अहम है कि वो कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को जितना हो सकता है वो खुश रखे। और अमेरिकन भी ये जानते हैं कि ईरानियों को मनाने के लिए पाकिस्तानियों को अपने हाथ में उन्हें रखना पड़ेगा। पाकिस्तान इस खित्ते के प्लेयर्स में से एक है, और वो एक ऐसा रास्ता है जहां पे ईरान के साथ बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कतर पे भी ईरान ने बम मारे हुए हैं, और कतर की जो अमरीकी बेसिस है वहां से अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी बम मारे हुए हैं। तो वहां पे एक तलखी मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं थी। लेकिन जब कतर बीच में आए नेगोशिएशंस में, तो बड़ी उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि वो बहुत तजर्बाकार सालसी करवाने वाले लोग हैं। उन्होंने पहले बहुत सारे अहम तरीन आलमी मामलात में सालसी करवाई हुई है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चुक के रखी गेम, जेडी वेंस की भी, फील्ड मार्शल की भी, डोनाल्ड ट्रंप की भी, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते शहबाज शरीफ साहब। तो जेडी वेंस ने भी फील्ड मार्शल की दबा के तारीफें की। जेडी वेंस ने कहा कि मेरी गुज़िश्ता 3 माह में अपनी बीवी से भी ज्यादा आसिम मुनीर साहब से बातचीत हुई है। ये जेडी वेंस ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में। मैं यहाँ पे एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि ये मुज़ाकरात देखें, पाकिस्तान अगर ये करता है ना तो पाकिस्तान की कामयाबी है। सालसी में अगर पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान बतौर मुल्क इसके अंदर पाकिस्तान को फायदा होगा। लेकिन ये काम सिविलियंस को करना चाहिए था। एक सरकारी मुलाजिम जो एक फौजी ऑफिसर है, ये उसके करने का काम नहीं था। ये नामुनासिब बात है। इनकी ड्यूटी कुछ और है। इन्होंने जाके इंडिया से अपना पानी छुड़वाना है, इन्होंने कश्मीर को आजाद करवाना है, इन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करना है। वो इनके टारगेट्स हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये सालसी और ये चीजें, ये सिविलियन को, जो अवामी लीडर्स हैं, उनके करने वाला काम है। लेकिन पाकिस्तान में अवामी लीडर्स को पनपने ही नहीं दिया गया। जब भी कोई बड़ा अवामी लीडर बनता है, या तो उसको गोली मार दी जाती है, या जेल में डाल दिया जाता है, या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। एक आध दफा तो ऐसा हुआ कि मुल्क ही तोड़ दिया गया इस चक्कर में कि हमसे बड़ा अवामी लीडर कहां से आ गया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश अपने अंदर रखती है, और वो यही काम करते हैं हमेशा से। देखें ना, जिन मुल्कों ने जंग लड़ी, चाहे वो ईरान है चाहे अमेरिका, आप लॉजिकली सोचें इसको। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाइस्ड होकर बात करें, मैं आपको साफ बात कह रहा हूं कि अपने दिमाग से सोचें आप कि अमेरिका ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, ईरान ने ये जंग लड़ी, उसके फौजियों ने ये जंग लड़ी, कतर के ऊपर बम गिरे, कतर ने वापस वहां से मारे भी, उन्होंने अपने इंटरसेप्टर भी चलाए। लेकिन इन तमाम मुल्कों में से किसी का भी आर्मी चीफ नहीं आया, और पाकिस्तान एक सालिस है, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ सालिसी के लिए गया। ये काम सिविलियंस के करने का है। जब सिविलियंस ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की ज्यादा इज्जत होगी।
फौज को अपना काम करना चाहिए। कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आता, उन्हें पता है उनका किरदार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है।